अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, कुछ सियासी मामलात हैं जो बड़े अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में हम बात करेंगे कल की अफ्तारी की। उस अफ्तारी के दो रुख पर बात हो रही है। एक तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या दोबारा से किसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। क्या वजह थी? वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उस वक्त भुला दी गई जब 2013 से लेकर 2018 तक मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पर तनकीद करती रही और वो जरदारी साहब पर तनकीद करते रहे उनके दौरे हुकूमत में। लेकिन अब जब दोनों जमातें जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन में हैं तो अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तनकीद दोनों जमातों और बिलाशुबा बाकी भी दीगर जो जमातें हैं इस वक्त अपोजिशन की, उन पर यह कह रही हैं कि ये तमाम लोगों का मिलकर बैठना सिर्फ़ और सिर्फ इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने आप को बचाने का कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए कि ये अब्बा बचाओ तहरीक किस्म का मामला हो रहा है। इसमें ना तो किसी जमहूरियत को कोई ख़तरा है और ये लोग जमहूरियत के लिए आए हैं, ना ही किसी जमहूर को ख़तरा है कि ये जमहूर के लिए आए हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जो बड़ी जमातें अपोजिशन में इनके साथ मौजूद हैं, वो कह रही हैं कि इस वक्त मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है वो अबतर कर दी है इस हुकूमत ने और अब आवाम के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है। बहरहाल दोनों सियासी जमातें एक दूसरे की शदीद मुखालिफ रही हैं और उनके नज़रियात की भी मुखालिफत है और जो तरीक़ाकार उनकी हुकूमतों का था उस पर भी मुखालिफत है। लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा इत्तेहाद हुआ था सेनेट इलेक्शन में, जिसको तनकीद का निशाना भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया। तो अपोजिशन का इत्तेहाद भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई अचंभे की बात हो और हुकूमत में कोई शख्स होता है तो उसके खिलाफ अपोजिशन का इस तरह से इकट्ठे होकर तहरीक चलाना भी माजी में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यह कोई अनहोनी चीज़ हो, यह माजी में भी होता रहा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। क्योंकि आपके वक्त का वो कह रहे हैं कि सारे चोर इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं कि अगर इलाके का थानेदार अच्छा हो जाए तो चोरों का जो एक दूसरे के मुखालिफ हों वो भी उनको भी डर लग जाता है और इसलिए इकट्ठे होते हैं। तो आपकी कल के इफ्तारी को जो एक सियासी बात भी थी तहरीक चलाने का जिसमें ऐलान भी किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही नाम दे रही है। थैंक यू सो मच सर। बात यह है कि सियासी लोग हमेशा इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं और बैठते हैं। और जहाँ तक आपने ये जो फ़िक्रा अभी इस्तेमाल किया, मैं एक क्वेश्चन आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम से और उन लोगों से, वो उन वलियों से, हम तो चले हमें तो चोर कह दिया जाता है कि जो अल्लाह के बड़े नेक लोग हैं, बड़ी नेक हुकूमत आई है, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते मदीना के पैरोकार आए हैं। तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल फिरदौस आशिक वान साहबा बड़े लेक्चर कौम को सुना रही थी, तो ये क्या आपको और मुझे भूल गया है कि ये 5 साल जरदारी साहब के बूट पॉलिश नहीं करती रहीं? क्या ये उनके, अगर वो चोर थे तो उनकी हुकूमत में किस लिए वजीर रहीं? उनकी हुकूमत में क्यों तर्जुमान रहीं? क्या परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में फिरदौस आशिक वान साहबा नहीं रहीं? क्या शेख रशीद साहब जो लोगों को आज लेक्चर सुनाते हैं कि मैं बड़ा नेक हूँ और बड़ा साहब हूँ और ये 40 साल से जो हुकूमतें आई इन्होंने मुल्क को लूट लिया, तो क्या 40 साल की हुकूमतों में शेख रशीद साहब 3 मरतबा वफाकी वजीर नहीं रहे? क्या तीनों हुकूमतों की बूट पॉलिश नहीं करते रहे? क्या नवाज शरीफ को अपना लीडर मान के नवाज शरीफ की शान में ज़मीन आसमान के खिलाफे नहीं मिलाते रहे? क्या परवेज़ मुशर्रफ की नौकरी नहीं करते रहे? तो पूरी कौम को पता है कि ये वो लोग हैं जो हर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। तो फिर चोर तो वो हुआ कि जो हर जगह पे अपना दाव लगाने चले जाता है, जो ना लीडर को बदलते हुए सोचता है और ना वो कौम का सोचता है। और आज अगर इनसे ये पूछा जाए कि शेख रशीद साहब आज आपको बड़े मड़ोर उठ रहे हैं, तो ये जो लाल हवेली है ये आपके पास कहाँ से आ गई? कौन सी मिलें चल रही हैं आपकी? कारोबार आपका कौन सा है जो आपके पास ये तमाम चीज़ें आ गई? तो अपने गिरेबान में झांकने की बजाय लोग आज लोगों के गिरेबानों में झांकते हैं। और जहाँ तक ये बात बार बार की जा रही है कि 40 साल, मुझे ये कहने दें कि 70 साल लगे तमाम गंदी हुकूमतों को, जी बकौल इनके तमाम हुकूमतें बुरी थीं, 70 साल लगे डॉलर को 105 तक पहुँचाने में। और इस अच्छी हुकूमत, इस नेक हुकूमत और रियासत मदीना के पैरोकार की जो हुकूमत है, जैली दावेदार जो हुकूमत है, मैं तो ये कहूँगा इन्होंने एक 10 माह में डॉलर को जो है वो 153 पे आज पहुँचा दिया। तो फिर अवाम को ये सोचने पे बहरहाल अवाम मजबूर होती है कि वो लोग बेहतर थे या ये जो अपने आप को नेक कहते हैं। हालांकि हाल ये है कि सारी जमातों का गंद
सारी जमातों के गंदे अंडे इमरान खान साहब ने अपनी झोली में डाले हुए हैं। ये कौन नहीं जानता? वो लोग जिनको कल तक ये दहशतगर्द कहते थे, आज वो इनके भाई हैं। वो लोग जिनको कहते थे कि मैं इसको अपना चपरासी भी ना रखूं, क्या खान साहब ने शेख रशीद के बारे में ये नहीं कहा था कि मैं इसको अपना चपरासी भी ना रखूं? तो आज वही चपरासी जो है वो शेख रशीद जो है वो इमरान खान साहब की गोद का बच्चा है। तो इसके अलावा जितने इनकी कैबिनेट के हीरे हैं, मैं आपको खालिद साहब, आप भी तो एक दूसरे के खिलाफ बड़ी सख्त बातें करते रहे हैं, अब आप भी शेर शक्कर हो गए हैं। साहब का मैंने आपको बता दिया जी। खालिद साहब, आप भी तो शहबाज शरीफ साहब सड़कों पर घसीटने की बात शहबाज शरीफ साहब करते रहे। मरियम साहिबा कहती रही कि दोनों भाई हैं, इमरान और जरदारी, अगर आप वोट देंगे इमरान को, जरदारी को चला जाएगा, वो दोनों भाई भाई हैं। बिलावल साहब कहते रहे कि जो है मोदी का यार है। हम तो हैं ही गलत, हम तो पुराने पाकिस्तान वाले हैं, हम में तो गलतियां हैं, हम में तो नुक्स हैं, हम में तो ऐब हैं। बेऐब तो अल्लाह ताला के बाद यही लोग थे। फैसल वाडवार साहब ने ये फरमाया नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अगर कोई दुनिया में हस्ती है तो उस हस्ती का नाम खुदा ना हस्ता इमरान खान है। ये क्या फैसल वाडा ने नहीं फरमाया? पूरी कौम ने ये नहीं सुना? उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात कही है। और ये लोग कहते हैं कि हम नेक हैं, हम पारसा हैं, हम में गलतियां नहीं हैं। तो नेक और पारसा लोगों को तो ये नहीं करना चाहिए भाई। हमारे जैसे गंदे लोगों को तो ये बात जेब देती है कि हम गलतियां भी करें। और ये तो अच्छी बात है कि आप तस्लीम भी इस पे खालिद साहब, तो ये तो नेक लोग थे, वो कर रहे हैं पाकिस्तान वाले थे। ये तो इनका अगर इन्होंने सब कुछ वही करना है जो पुराने पाकिस्तान में होता था, फिर काहे का नया पाकिस्तान है? फिर ये तमाशा किस बात का है? फिर ये ढोंग किस बात का है? फिर ये ड्रामा किस बात का है? तो मान लें कि हम झूठ बोल रहे थे, हम कौम को बेवकूफ बना रहे थे, हम कौम को फुद्दू बना रहे थे, हम कौम को जो है वो उसका मजाक बना रहे थे। हमने सब झूठ कहा था और हम भी वही हैं, हम भी वैसे ही और हम भी गंदे हैं। सही। अच्छा खालिद साहब, आपने तस्लीम कर लिया कि ठीक है हम तो थे गलत, कि अगर ये ठीक है तो मैं कुछ माजी की झलकियां हैं वो महव ना हो, क्योंकि सियासी लोगों का बहरहाल यू टर्न लेना भी एक अहम है, जो कल आपकी जमातों ने ले लिया। खान साहब तो पहले भी यू टर्न लेते रहे, वो तो कहते हैं यू टर्न लेने वाला एक बड़ा लीडर होता है। तो माजी के कुछ झलकियां याद कर लेते हैं, फिर खालिद साहब इस पर बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है अगले आने वाले वक्त में। इंशाअल्लाह हम नवाज को घर भेजेंगे, मगर मियाँ साहब तुम घर नहीं जाओगे, तुम किसी और घर जाओगे, मैं बता रहा हूँ। और ये मुकाबला करेंगे जो कहते हैं रात को थोड़ी सी मैं कभी कभी पी लेता हूँ, उसकी औलाद हमारा मुकाबला करेगी। आज सिंध की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, गो नवाज गो का। जब अच्छे काम करते यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब देने वाला नहीं है, कोई किसी को अकाउंटेबल होल्ड करने को तैयार नहीं है। आज पाकिस्तान के बारे में यही इंप्रेशन है और इसके जिम्मेदार सरदारी साहब आप हैं। आप तो नवाज शरीफ ये ड्रामाबाजी में एक्सपर्ट। जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। मोदी के यार को, मोदी के यार को। जरदारी इमरान भाई भाई, जरदारी इमरान भाई भाई। ये कुछ माजी की वो झलकियां हैं जो दो बड़ी सियासी जमातें और जिन जमातों का बड़ा वोट बैंक भी है एक दूसरे के खिलाफ सख्त किस्म के अल्फाज हैं। ये मोदी के यार जैसा लफ्ज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है। मियाँ साहब इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले वाहिद शख्स हैं जिन पर ये इस किस्म के इल्ज़ाम हों। और फिर इत्तेहाद की बातें जो बताई गई इमरान खान साहब और जरदारी साहब, जो हुआ भी इत्तेहाद, और उस पर अब कौन सा इत्तेहाद होने जा रहा है और क्या चीज़ें होने जा रही हैं। ख्वाजा साहब वो कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि मरियम साहिबा के वालिद साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब, उधर जरदारी साहब एक जेल में हैं और एक के लिए मुकदमात सख्त होते जा रहे हैं, सिर्फ इनको बचाना मकसूद है और बाकी सियासी जमातें जो हैं वो वैसे ही बुक्स में आकर वो आपके साथ साथ है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं है। इसके अलावा आप आवाम के लिए बाहर नहीं निकले हैं। मुदस्सिर भाई, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपने क्लिप्स चलाए इनमें से कुछ क्लिप्स ऐसे थे कि जो जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ
तो हमने बाकायदा दोनों जमातों के कायदीन ने इस पर कौम से माफ़ी मांगी कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की है, हमने एक दूसरे की टांगें खींची हैं, हम उसकी माजरत चाहते हैं और आइंदा हम एक सर्टन लेवल तक रहेंगे और एक दूसरे की टांगें खींचने में आखिरी हद तक नहीं जाएंगे। तो एक तो वो पार्ट था। दूसरा वो पार्ट था कि जो आपने उसके बाद का दिखाया। डेफिनेटली बहुत सारी बातें होती हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो अब भी इंसान करता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो पहले हुआ सर, हुकूमतें तो आप दोनों जमातों की बात में हैं। तो ये तो उस दौर की हैं जब हुकूमतों में थे मियां नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर गिलानी साहब के हवाले से अदालत चले गए थे। वो कह रहे थे गिलानी साहब ये जंगल का कानून नहीं, आपको हटना पड़ेगा। ये तो सर उस तब के बाद की बातें हैं ना। मुदस्सर भाई, मैंने आपने जो अर्ज किया, आपने मेरी शायद गुफ्तगू सुनी नहीं। मैंने कहा इसको दो पार्ट्स में कर लें। एक पार्ट तो वो था कि जिस पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, कौम से माफी मांगी। दूसरा पार्ट वो था कि जब आप एक घर में होते हैं तो आपके इख्तलाफात होते हैं, आपका डिफरेंट ओपिनियन हो जाता है, लेकिन जब आपके घर पे कोई तीसरा शख्स ऐसा हमलावर हो जाए कि जिससे आपके घर का वजूद खतरे में पड़ जाए, तो फिर आपको अपने आपसी इख्तलाफात को खत्म करना पड़ता है। आज इस मुल्क की जो हालत कर दी गई है 10 माह में, आज पाकिस्तान की करेंसी जहां पर पहुंच गई है कि पाकिस्तान की करेंसी एशिया की लोएस्ट तरीन करेंसी बन गई है। बांग्लादेशी टका भी हमसे आगे है, तमाम करेंसी हमसे आगे चली गई हैं। आज जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है, आज अगर आप रेशो चेक करें डिफेंस बजट की, तो जो 1:5 की रेशो हुआ करती थी, आज के हालात में वो रेशो मुमकिन नहीं है। तो आज हम अपनी ना सिर्फ डिफेंस को कमज़ोर कर रहे हैं, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कमज़ोर कर रहे हैं, तो हम अपनी इकॉनमी को खुदा ना खास तक क्रैश करने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब आपका मुल्क जिसमें आपने सियासत करनी है, जिसमें आपने रहना है, जिसमें आपने बसना है, जिस पे आपने हुक्मरानी भी करनी है, जब खुदा ना खास्ता उस मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हो जाएं, तो फिर आप नहीं देखा करते, फिर आप इकट्ठे होते हैं और अपने मुल्क के लिए बार। आज अवाम की डिमांड है, मैं बिल्कुल रोज़े में हूँ, मैं औनौत कह रहा हूँ, आज अवाम की डिमांड है। अवाम गलियों चौकों चौराहों में हमें पूछते हैं कि खुदारा हमारा बुरा हाल हो गया है, हमसे बिल नहीं दिए जा रहे, हम बर्बाद हो रहे हैं, आप लोग बाहर कब निकलेंगे। तो अवाम के दबाव पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये फैसला किया गया है। और आपने शायद कल देखा हो कि तमाम जमातें अपना अपना एहतजाज कर रही हैं। मतलब कहने का यह है कि तमाम तर डिफरेंसेस के बावजूद पॉइंट एजेंडे पर इसलिए इकट्ठे हुए, हम हुकूमत गिराने के लिए बाहर नहीं निकल रहे। आपने कल बड़ी क्लियर बात सुन ली, हम इनकी इस्लाह के लिए निकलना चाहते हैं कि ये मुल्क की जो डायरेक्शन उन्होंने ख़राब कर रखी है, ये अनाड़ी, ये नातजुर्बाकार, ये यू टर्न लेने के मास्टर, ये बेशरम हुक्मरान जिनको शर्म भी नहीं आती कि माजी में कुछ कहते थे कि एमएनसी स्कीम नहीं लेकर आऊँगा, वो चोरों के लिए है, वो डाकुओं के लिए है। फिर अपनी सगी बहन अलीमा खान ने उससे फ़ायदा उठाया, इन्होंने उससे नहीं पूछा। ये कहते थे मैं कौम से पूछूंगा कि क्यों तुमने एमएनसी स्कीम में पैसे जमा कराए, क्या तुमने चोरी की, उसका हिसाब दो। तो अलीमाबाजी से पूछते कि अलीमाबाजी ये जो आपने चोरी की इसका हिसाब तो दो, कौम को बाद में देते, पहले खुद तो ले लेते ना। इसका हिसाब लिया और एमएसटी स्कीम को जायज किस किस्म का एहतजाज होगा? तो सड़कों पर आप आएंगे, पार्लियामान के अंदर तो एहतजाज अब भी कर रही हैं अपोजिशन जमातें मिलकर, हो रही है बात, लेकिन किस किस्म का एहतजाज होगा? को सड़कों पर आने का इरादा है? आप कह रहे हैं कि अलग अलग एहतजाज है, तो फिर एपीसी भी तो बुलाई जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान जिसकी क़यादत कर रहे हैं। मुदस्सर भाई, जो इश्यूज अवाम को डे बाय डे आ रहे हैं, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि इन तमाम हालात के बाद जब ये कहते थे कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आप देखें कई लाख लोग अब तक इस मुल्क में बेरोजगार हो चुके हैं। आप जिस बड़ी इंडस्ट्री में फ़ोन कर लें, आप अपनी मीडिया इंडस्ट्री में देख लें, क्या हज़ारों मीडिया कारकुन बेरोजगार नहीं हुए? क्या लोगों की तनख्वाहें रिवर्स नहीं हुई? क्या ऐसे इदारे नहीं हैं जहां लोगों की तनख्वाहें फंसी हुई हैं? आप जिस इंडस्ट्री में जाएं वहां लाखों लोगों को निकाला जा रहा है, लोग खुदकुशियां करने पर खुदा न खास्ता मजबूर हो जाएंगे। ऐसे हालात में महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के खिलाफ, वो पेट्रोल जिसके बारे में हजरत सैयद अपना असद उमर साहब फरमाया करते थे कि मैं तो कराऊंगा, ये तो बड़ा जुल्म कर रही हैं हुकूमतें जो टैक्स ले रही हैं। और इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में यही वाज फरमाया करते थे कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं करूंगा, मैं कर्जे नहीं मांगूंगा। और हालत अब ये है कि मुल्क के 70 साल के कर्जे एक तरफ और इनके 10 माह के कर्जे 3500 अरब। उस वक्त मुल्क में डेवलपमेंट हो रही थी। अगर आप नवाज शरीफ के पिछले 5 साल की बात करें PMLN की, तो उन्होंने तमाम कर्जे जो लिए उससे ज़्यादा वापस किए। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जितना कर्जा लिया उस
वापस करके गए, बिजली का बहरान हल किया, उसके बावजूद सड़कें बनाई, मोटरवेज का जाल बिछाया, सी पैक लेकर आए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, और इन तमाम के बावजूद आज ये हाल है कि इन्होंने 3500 अरब लिया है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, एक ईंट कहीं नहीं लग रही, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। जीडीपी वो तो कह रहे हैं कि आपके बनाए हुए कर्जे हैं वो हम वापस कर रहे हैं, जो आपने इतना कर्जा लिया उसके सूद की किस्तें देते देते हम जो है वो अगले आने वाले वक्त में मुश्किल है। इन्हीं के वजीर का कौमी असम्बली में, इन्हीं के वजीर का कौमी असम्बली में और सेनेट में दिया हुआ ऑफिशियल स्टेटमेंट कौम को दिखा दें, पता चल जाएगा उनको। मैं तो कह रहा हूं कि 70 साल के कर्जे एक तरफ कर लें और इनके 10 माह को एक तरफ कर लें। 70 साल में कितने कर्जे लिए गए और 10 माह में कितने कर्जे ले लिए गए। तो जो इन्होंने स्पीड पकड़ रखी है मांगने की, क्योंकि ये मंगती हुकूमत है, सारी जिंदगी चंदों पे गुजारा किया है। पहले शौकत खानम का चंदा खाया है, फिर एटीएम, लोगों की एटीएम जो थी उनकी जेबों से पले हैं, तो इन्होंने कभी पल्ले से पैसा नहीं खर्चा। इनको मांगने की आदत है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, कम से कम कौम पर लगा दें, ये मांग कर पता नहीं किस पे लगाई जा रहे हैं। अच्छा, शेख याकूब साहब ने हमें ज्वाइन किया। खैर साहब, मैं चलें आप ये जवाब ले लेते हैं। शेख याकूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। कह रहे हैं कि आप हुकूमत आपके लिए, क्योंकि आपने मुश्किलात पैदा कर दी हैं इस अवाम के लिए, डॉलर महंगा है, पेट्रोल महंगा है, लोग खुदकुशियां करने पर इससे पहले कि मजबूर हों तो फिर अपोजिशन को इकट्ठा होना है। लोग तो फिर सवाल कर रहे हैं जिनको उन्होंने वोट दिया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इजाजत है कि मैं जवाब दे सकूं इनको? जी 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 शेख। हाँ, देखिए, आप का ये जो पस मंजर पे आपको जरूर जाना होता है कि आज जो हालात हैं, हमने तो टेक ओवर किया आज 9 महीने हुए हैं, लेकिन ये हालात कब से इस नहज पे पहुंचे हैं, क्या कुछ होता रहा है पिछले कितने डेकेड्स में, और कौन सी ऐसी हुकूमत थी, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने वो स्टेप्स उठाए हों कि जो लॉन्ग टर्म हो। हमेशा जब भी जो गवर्नमेंट आई इनकी, और यही बारी बारी से एक तरीके से कारोबार भी कर रहे थे और इनकी हुकूमत भी थी कि इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग न की, ना कोई लॉन्ग टर्म इन्होंने स्टेप्स उठाए, और आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। जो भी प्लानिंग थी इनकी 2 साल 4 साल के लिए होती थी, और इस वजह से होती थी कि इन्होंने इलेक्टोरेट को इन्होंने वो करना होता था, एड्रेस करना होता था, और फिर इलेक्शन आते थे, उसी में इलेक्शन को इनको टारगेट करना होता था। इन्होंने ना कौम की खातिर, ना रियासत की खातिर, ना मुल्क की खातिर इन्होंने कोई आज तक ऐसा काम नहीं किया कि आते हैं कि ये काम ये जो हुकूमतें इन्होंने की हैं ये काबिल जिक्र एक काम है। मैं ये कहूँगा कि आज इनसे ये पूछे कि ये 54 साल का एक मुजरमाना गफलत इन्होंने की है कि कोई डैम तक नहीं बनाया। आज हमारी गवर्नमेंट आई है, उसने ये मोमन डैम का जो पहली दफा इफ्तिताह है वो क्या संग बुनियाद रखा है, और इमेजिन कर सकते हैं कि सारे बड़े जो मंसूबे हैं वो हम अपने प्रोग्राम से कर रहे हैं, और अब स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आना चाहते हैं। हम ये कॉस्मेटिक नहीं करना चाह रहे जिस तरीके से इन्होंने किया है, और इन्होंने मुल्क को तबाही से बहाने पर ले गए थे, और आज सेवियर के तौर पे इमरान खान आए हैं, इमरान खान की पार्टी आई है, और वो अवाम की एक सपोर्ट के साथ आई है, और अवाम ने उस पार्टी को इक़्तिदार का मौका दिया, क्योंकि 2 जमातों की जो अच्छा शेख साहब, मैं मुझे ब्रेक में भी जाना, मैं उससे पहले आपसे एक सवाल और करूं। आपको डर नहीं लग रहा आपकी हुकूमत को कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर एहतजाज आपके खिलाफ अगर कर लेती है ईद के बाद, तो फिर आपकी हुकूमत के लिए तो खतरात होंगे ना? मैं तो कहता हूँ बिस्मिल्लाह आई एहतजाज करें तो सारे रिजेक्टेड लोग हैं। आप तो बताएं, तो एक एक को देखें तो सही, एक एक का किरदार तो आप देखें, इनका माजी तो आप देखें, और इन्होंने जो कुछ किया ये आप ये सब इकट्ठे इसलिए हो गए कि अपनी चोरी की रकम को बचा सके, और ये सारे इकट्ठे हो गए सिर्फ इसी अपने धन को बचाने के लिए। और कौन से हमारे से दुश्मनी है? इमरान खान से इनको क्या दुश्मनी है? अगर आज हम अपना हाथ उठा लें कि ठीक है जी हम ढीला हाथ रखते हैं, चलो ठीक है, आओ बैठो जी, अपोजिशन हो, आप आओ, हम गले लगाते तो फिर हम बड़े अच्छे होंगे, फिर हम बड़े खूबसूरत लोग होंगे, फिर इमरान खान बड़ा अच्छा होगा। लेकिन इमरान खान ने ये तय कर लिया है कोई एनओआर नहीं होना, कोई नहीं होना, जो आज तक होता रहा है, जो जिस तरीके से ये लोग करते रहे, हमने कोई ऐसी चीज नहीं करनी। हमने आवाम का लूटा हुआ पैसा लेके आना है, और साथ में अपने तरक्की के अमल को भी। मतलब आपको खौफ नहीं? खाया साहब, बिल्कुल खौफ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बहरहाल मंसूब मैं सही, मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, शेख साहब कह रहे हैं किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है उनकी हुकूमत को कि अगर कोई एहतजाज होता है, कोई मामला होता है, तो फिर आपके एहतजाज का बुनियादी फिर मकसद क्या है? सेकेंडरी शेख साहब भाई हमारे, इनको तो पहले मुझे ये कहना है कि वाकई सही बात है, इनको खौफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी तो हुकूमत जा चुकी है।
जो लोग जिन्होंने 22 साल तहरीक इंसाफ चलाई थी वो तो हुकूमत से फारिग हो चुके हैं। ये तो वो लोग हुकूमत में आए हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ भी रहे, जो जरदारी साहब के साथ भी रहे, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे, बल्कि ज़्यादातर ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की टीम है। तो इनकी जो टीम थी उसको तो अमलन फारिग कर दिया गया है। बाकी रह गए हाली इमरान खान साहब, तो उनका भी कोई मुनासिब वक्त आएगा तो मेरा ख्याल उनको भी फारिग कर दिया जाएगा। जहाँ तक अपनी बात के ऊपर आप आ जाएं, ये बार बार ये बात करते हैं कि ना मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को चोर को नहीं छोड़ूंगा। तो पहले मुझे ये बताएं कि जो ओपोजिशन के जो केसेस हैं, ये केसेस कोर्ट में हैं या इमरान खान साहब की अदालत में हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने फैसला करना है। जो नैब के चेयरमैन कल फरमा रहे थे कि नैब को कोई कंट्रोल नहीं करता, तो अगर नैब को कोई कंट्रोल नहीं करता तो इमरान खान साहब की तड़ियाँ किस बात की हैं? फिर क्या मामला है? इनको तो चाहिए, अगर ये इंसाफ करना चाहते हैं, ये इतने बड़े नेक लोग हैं, ये बहुत नेक लोग हैं, सारे पाकिस्तान का माजी का गंद उठा के इन्होंने अपनी झोली में डाला हुआ है, ये सब फिर भी नेक लोग हैं। इनको ये चाहिए कि कल जो स्टेटमेंट चेयरमैन नैब ने दिया, उस स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है आप उसको हटा दें। तो अगर इल्ज़ामात पे आपने लोगों को हटाना है तो फिर सबसे पहले इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने रक्षे की तरह केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। जिस तरह रक्षा लोग इस्तेमाल करते हैं उन्होंने केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, पहले फिर उनको हटाएं। महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर इनका केपी में बन के बैठा हुआ है, उसके ऊपर नैब के इल्जाम हैं, उसको हटाएं। जो परवेज हटक इनका वज़ीर दिफा है, उसके ऊपर मालम जबा स्कैंडल है, उसको हटाएं। और इन फिरदौस आशिक कमान के ऊपर नैब के मामला है, उनको हटाएं। इनकी पूरी लिस्ट मौजूद है। जो उन लोगों को ये 9 रतन ये अपने लेकर आए हैं, जो अनमोल हीरे कौम के आए हैं, उन तमाम पर नैब के इल्जाम हैं। तो फिर पहले उन सबको फारग करें, नेक बने। अलीमा खान, उसकी प्रॉपर्टी का कौम को हिसाब दें कि पैसा कहां से आया। आप तो चोरी मान चुके हैं, आपने एमएसटी स्कीम में उसका जुर्माना जमा कराया है, तो इसका मतलब है कि वो नाजायज पैसा था, वो 2 नंबर पैसा था, वो कहां से आया, वो किसका पैसा था, कौम को बताएं। मजीद बात भी करते हैं, मुझे ये कहा जा रहा है ब्रेक एक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और शेख याकूब साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जी। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और शेख याकूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं। शेख साहब, बड़ी एक अहम बात ख्वाजा साहब ने अभी की और कह रहे हैं कि अगर नैब भी आज़ाद है, मामलात अदालतों में चल रहे हैं, तो खान साहब किस तरह का एनआरओ देना चाहते हैं? वो कौन होते हैं कि वो एनआरओ दे सकें? बार बार आप एनआरओ वाली बात कर रहे हैं। नैब मामलात को देख रहा है या अदालतों के अंदर जो मुकदमात बन के आगे आए हैं वो हो रहे हैं? आपकी हुकूमत का तो इसमें कोई काम नहीं है एनआरओ देने में ना लेने में। कमाल के बंदे ख्वाजा साहब को सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो कुछ ये करते रहे 35-40 साल की सारी हिस्ट्री तो आपके सामने है ना। और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और ये सारी जो इन्होंने आपस में बैठ के जो प्रोग्राम बनाए पाकिस्तान को लूटने के, दिन और रात, सुबह और शाम, ये सारे सामने हैं। और आज उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि कोई एक चीज जिस डिपार्टमेंट में भी आप उठाएं, आपको नजर आता है कि उसमें पूरे का पूरा बिगाड़ है। अब ये कहना कि एनआरओ हम नहीं दे रहे, मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर ये किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से करते तो किसी किस्म का एनआरओ इनको मिलने वाला वैसे भी नहीं है। और ये इदारा जो नए बिल्कुल आजाद है, जैसे अपोजिशन के साथ वो कर रहा है वैसे हमारे साथ भी कर रहा है। हमारे लोग भी उसकी जरूरत में हैं और हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए कोई खास रियायत करें। हम ये नहीं चाहते कि जो लूटा हुआ पैसा आज आप देखें पुलिस वाले के, छापड़ी वाले के और पता नहीं कैसे कैसे लोगों के जो अकाउंट है वो भरे पड़े हैं और उनमें से पैसे निकल रहे हैं। तो ये कुछ तो गलत हुआ है पाकिस्तान में। और ख्वाजा साहब बड़ी कमाल के साथ ये कहते हैं कि जनाब सारी गलतियां हमारी हैं। आप ये देखें, ये तो कष्ट के अंदर भर के लेके जाते रहे, ये मॉडल्स लेके जाते रहे इनके पैसे, और एक दफा नहीं कोई सैकड़ों दफा गए, फिर एक दफा। अरे शेख साहब, ये छाबड़ी वाले, फालूदे वाले, ये रेडी वाले, इन लोगों के अकाउंट से तो पैसे जो निकले हैं वो तो चंद हैं। बाकी जो छाबड़ी वाले, फालूदे वाले या रेडी वाले हैं वो आपकी हुकूमत में आकर परेशान ज़रूर हैं। बहुत ज़्यादा बिल बढ़ गए हैं, चाहे वो बिजली है, गैस है और पेट्रोल की कीमतें हैं। और इसके बढ़ने से आपको पता है महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। तो इस महंगाई को किस तरह से कम करेंगे सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो बुनियाद हमें दी गई वो बुनियाद ये गलत थी
थी, हमने उसके ऊपर जो करेक्टिव मेजर्स करने थे वो हम कर रहे हैं। मैं आपसे याद करूंगा कि खासा प्रोडक्शन आप अपने प्रोडक्ट देखिए, आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज आज करते हैं, आज सारा मतलब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का है, आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाते क्योंकि आप कम्पिटिटिवनेस नहीं है। आप जो बिजली हमें प्रोवाइड कर रहे थे वो ₹22 से लेके आज हम नहीं कर सकते। शेख साहब आप मैं एक सवाल आपसे, खालिद साहब से मैं इसमें बात करता हूं, लेकिन आपसे एक सवाल, सर जो बुनियाद आपको मिली वो गलत थी, लेकिन जो आपने बुनियाद रखी क्या वो भी गलत थी कि आपने 8 माह के बाद अपना वजीर ख़जाना तब्दील कर दिया, अपनी पूरी टीम चेंज कर दी? तो ख़जाने के वजीर का तब्दील होना तो इसका मतलब है माशी तौर पर पहले 8 महीने आप भी गलत बुनियाद रख पाए थे। गलत बुनियाद नहीं थी। देखें, ये इनको भी, इनकी गवर्नमेंट से भी इनके पास इख्तियार था, ये भी करते रहे हैं, और ये कोई गुनाह कबीरा नहीं है कि हमने एक वजीर को बदल दिया तो उसके बाद हमारी सारी गवर्नमेंट ही गुनाहगार हो गई हुई है। ये जो एतराज ये करते हैं कि हमने उनको बदला। देखें, अगर कप्तान साहब एक पूरी टीम के लीडर हैं, अगर वो समझते हैं कि उनकी टीम में एक बंदा कमजोर है या उसकी जगह पे एक और अच्छा बंदा उसकी जगह काम कर सकता है, तो मेरे ख्याल में उनको इख्तियार है और करना चाहिए। और असद उमर साहब हमारे एक बहुत बावकार हमारे पॉलिटिशियन है पाकिस्तान की सियासत में, हमारी पार्टी का वो एक उनकी बहुत अच्छी तारीख है हमारी पार्टी के साथ, एक बहुत कारआमद हमारे लीडर हैं और हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडरान में शामिल हैं। हमें उनकी जात के ऊपर कोई एतराज नहीं है, और अगर खान साहब ने ये देखा कि उनकी जगह कोई और बेहतर काम कर सकते तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। और ये बदलना ये लगा रहता है, जहाँ पे भी एक बंदा अगर कमजोर है तो क्या मैं ये कहूँगा ठीक है, इनके दौर में तो ये होता था कि ये कमाऊ पूछ होते थे, ये वजीर को लगाते थे 5। अच्छा, ये वैसे तरीकाकार जो है वो हॉकी के मैच का होता है, फुटबॉल के मैच में तीन चांसेस होते हैं कि आप वजीर को तब्दील कर लें। क्रिकेट मैच में तो जो कि 11 खिलाड़ी आते हैं वो रहते हैं, बहरहाल वही चलता है, लेकिन ये हॉकी और फुटबॉल में चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं। खालिद साहब, बहरहाल स्पोर्ट्स की खबरें हमारे लिए तो अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन सियासत में ही बात रखते हैं कि आपने जो बुनियाद दी है बहरहाल वो भुगत रहे हैं सर। उस बुनियाद के जो 5 साल आपके हैं, 5 साल जरदारी साहब के हैं, वो 10 साल को अब 9 महीनों में तो ना आप करें, थोड़ा सा तो वक्त दे देना। हमने मुदस्सर भाई जो किया वो कौम उसको देख रही है। हमने लोड शेडिंग को अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म किया, कौम आज सुकून में बैठी है सख्त गर्मी के बावजूद। हमने दहशतगर्दी के जिन को बोतल में बंद किया था जो दोबारा शुरू हो गया। इन्होंने ना सिर्फ दहशतगर्दी इनके दौर में दोबारा शुरू हो गई, पोलियो इनके दौर में दोबारा आ गया, एड्स इनके दौर में फैल रही है। मुझे सिर्फ इतने मासूम आदमी हैं, शेख साहब मेरी बात का इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने इनसे ये पूछा था कि केसेस सारे अदालतों में हैं, चेयरमैन नैब आके कहते हैं कि मुझे सर वो तो मैंने भी पूछा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे कहने का मतलब ये है कि हुकूमत नहीं है, ऐसा कुछ एनआरओ कौन दे रहा है? फिर एनआरओ की ये जो बार बार एनआरओ की रोना रोया जाता है टीवी पे आके कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, इसका तो ये मतलब हुआ कि खान साहब ये कहना चाहते हैं खुदा ना खास्ता नौज बिल्ला चेयरमैन नैब भी उनसे पूछ के चलते हैं, अदालतों के जजेस भी उनसे पूछ के फैसले करते हैं। वो कह देंगे खान साहब तो फैसला हो जाएगा, खान साहब नहीं कहेंगे तो फैसला नहीं होगा। और एक और बात का जवाब मैं आप इनसे लेना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये फलूदा वाले से पूछें पैसे किसके हैं, ये अयान अली से पूछें पैसे किसके हैं, लेकिन साथ साथ मेहरबानी करें कि ये अलीमा बाजी से भी पूछें कि अलीमा बाजी मशीन चला के अरबों डॉलर कमाए हैं, ये किसके पैसे हैं, ये कहाँ से आए थे, कि शौकत हनम का चंदा खा गए हैं या क्या काम किया आपने? तो इनको सबसे पहले अलीमा बाजी से पूछ के कौम को बताना चाहिए। अगर ये अलीमा बाजी से पूछ के कौम को बताने में कामयाब हो गए तो फिर ये फलूदे वाले से भी पूछ लेंगे इंशाल्लाह, फिर ये अयान अली से भी पूछ लेंगे, फिर ये बाकियों से भी पूछ लेंगे। और जहाँ तक कमाऊ पूत की बात है, कमाऊ पूत तो इन्होंने फारग किया है। इनकी मिनिस्ट्री में, इनकी हुकूमत में, इनकी नाक के नीचे बैठ के 5 अरब रुपए की दिहाड़ी जिन्होंने लगाई है ये अद्वियात की कीमतों में, उनको तो इन्होंने फारग किया है। पूछे इनसे, दिल के ऊपर हाथ रख के कहें कि क्या ये स्कैंडल नहीं निकला, क्या एक बंदे ने, एक वजीर ने पैसे नहीं कमाए, एक साबिक अफसर ने पैसे नहीं कमाए, पूरी कौम के मशहूर हो चुकी है। तो कमाऊ पुत तो जहांगीर तरीन साहब जैसे इनकी गोदों में बैठे हैं कि जो डॉलर को रात रात में ऊपर करते हैं और पैसे कमा लेते हैं, जो है वो जनाजा निकल जाता है। तो प्लीज़ संजीदा हों, हम ये इनसे कहते हैं ये हुकूमत करें, हम इस बहस पे पढ़ते नहीं। ये भी कह रहे थे कि हम आवाम लेकर आइए, वो अल्लाह को पता है और लोगों को पता है इनको कौन जो भी ले आया है, जैसे तैसे भी ये हुकूमत में आ गए हैं। खुदा के लिए अब ये हुकूमत करें, पाकिस्तान का जनाजा न निकालें।
पाकिस्तान को तबाही के दाने पे ना पहुंचाएं। और ये बातें पिछलों को होते रहते हैं, पिछले का रोना अब ज्यादा नहीं जो भी मामला है ये अच्छा, इस बात में मैं एग्री करता हूं भाई साहब, पीछे जो हो चुका है कंटेनर पे चढ़ के उसको खत्म करें, वादे किए थे वो उसको खत्म करें। वो जो माजी की चीजें थी वो बुनियाद गलत थी, ठीक थी, अब बेहतर बुनियाद की जानिब बढ़े, क्योंकि इस वक्त माशी तौर पर ही मुल्क चला करते हैं। माशी तौर पर ही अगर मुल्क मजबूत हो तो मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं, अगर माशी तौर पर कमज़ोर हो तो आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं हर तरह से। तो बहरहाल इस हुकूमत की जो पहली जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान को माशी तौर पर बेहतर करना है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, हमारे साथ मुस्लिम नून के रहनुमा शेख याकूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से कि वर्ल्ड कप स्क्वाड की सूरत हाल जो है वो अब क्या होने जा रही है। और पाकिस्तान ने मैच आखिरी भी हार लिया है, तो 4-0 से ये सीरीज़ पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ हार गया क्योंकि एक मैच हुआ नहीं था। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। क्रिकेट के बैनुल-अक़वामी मेले के लिए शाहीनों का हतमी इंतखाब कर लिया गया। चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। वहाब रियाज का इस चीज़ में एक्सपीरियंस बॉलर है हमारा, तो इसलिए उसको ये वाली अपॉर्चुनिटी दी है। मोहम्मद आमिर का भी नाम नहीं था पहले, तो उसका भी हमने यही रियलाइज़ किया है। इंग्लैंड का उसको काफ़ी वसी तजर्बा है। तीसरी जो हमारा आसिफ अली की इंक्लूजन है, हालांकि आबिद अली को बाहर करना इतना आसान डिसीजन नहीं था क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर है। जुनैद खान की जगह मोहम्मद आमिर, फ़हीम अशरफ की जगह वहाब रियाज, जबकि यासिर शाह की जगह शादाब खान को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक ने बताया कि आमिर का नाम पहले ऐलान करदा टीम में नहीं था, ताहम वो सीनियर बॉलर हैं और उन्हें इंग्लैंड में खेलने का वसी तजुर्बा है। इंज़माम उल हक के मुताबिक 6-7वें नंबर पर ऐसा प्लेयर ज़रूर होना चाहिए जो रन्स कर सके। वर्ल्ड कप टीम में कप्तान सरफराज अहमद, फ़खर जमान, इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, हारिस सुहेल, आसिफ अली, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, मोहम्मद हसनैन, शादाब खान और शाहीन आफरीदी शामिल हैं। तो मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी हो गई और वहाब रियाज की। तो जाज वसीम बाकरी, क्या मोहम्मद आमिर सीनियर हैं, उनको वसी तजुर्बा है, पिछले 10 से 11-12 मैचेस में तो उनका तजुर्बा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मोहम्मद आमिर की सिलेक्शन और वहाब रियाज की टीम में आना एक बेहतर डिसीजन लग रहा है। मुदस्सिर, आपके इन दोनों सवालों से मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं जो ज़्यादती की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो आबिद अली के साथ ज़्यादती की है। आबिद अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले सेलेक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने डेब्यू वनडे के अंदर सेंचुरी भी स्कोर की, और किस बुनियाद के ऊपर आपने आबिद अली को ड्रॉप कर दिया? इंज़माम उल हक आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो ताबड़तोड़ सवालात किए हम तमाम वहाँ पे स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ने। इंज़माम के पास कोई जवाब नहीं था, वो कोई लॉजिक नहीं दे सके हैं। मुदस्सिर, आप भी क्रिकेट को शौक से देखते हैं, मैं भी शौक हूँ। आप 6 या 7वें नंबर का एक बैट्समैन है आसिफ अली, उसको इंक्लूड करने के लिए आप ओपनर को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ओपनर की रिप्लेसमेंट ओपनर होता है या मिडल ऑर्डर्स होते हैं? आपने 6-7वें के बैट्समैन के लिए आबिद अली के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है। वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का पिछले 2-3 साल से नंबर 1 बैट्समैन चला आ रहा है। एक इंसाफी की है। इसके अलावा आपने जुनैद खान को ड्रॉप कर दिया और मोहम्मद के स्क्वाड के अंदर किस बुनियाद के ऊपर शामिल किया? ये इंज़माम उल हक से सवालात किए गए और उनसे जो सवाल किया गया था वो ये था कि यही टीम एशिया कप खेली जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ हांगकांग और यूएई को शिकस्त दी। बड़ी मुश्किल से हम अफगानिस्तान के खिलाफ जीते थे, हम भारत से 2 मैच हार गए, हम श्रीलंका से हार गए, साउथ अफ्रीका की सीरीज पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया, पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया। किस बुनियाद के ऊपर आमिर को टीम में शामिल किया? जब वर्ल्ड कप के लिए आप जा रहे थे इंग्लैंड तो आपने ये कहा कि हम आमिर को ट्राई आउट करेंगे। आमिर को तो आपने एक भी मैच के अंदर ट्राई आउट नहीं किया है, तो कोई सिलेक्शन की वजह तो हो सकती है। आब रियाज की सिलेक्शन समझ में आती है क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स को मार पड़ी और फिर इंग्लैंड के अंदर आपको पता है कि नए गेंद के ऊपर जब आप बॉलिंग करते हैं फिर दोनों एंड से नया बॉल इस्तेमाल होता है तो वहां पर बॉलर्स को मार पड़ती है। लेकिन मिडिल के ओवर्स के अंदर रिवर्स स्विंग वहाब रियाज करवा सकते हैं। तो एक जुआ खेला है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी और टीम इंतजामिया ने वहाब रियाज का, लेकिन बड़ी ज्यादती हुई है जुनैद खान और आबिद अली के साथ। लेकिन वो आबिद के हवाले से तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में आबिद का बड़ा मुश्किल डिसीजन था। मोहम्मद हफीज़ भी ओपन कर सकते हैं, इमाम उल हक हैं
उसके साथ फ़खर जमान है, तो ओपनिंग में पाकिस्तान में है, नीचे एक बंदा चाहिए होगा जो हिट कर सके, तो आसिफ अली की शमूलियत इसलिए है। तो आबिद को फिर क्या हफीज़ की जगह खिलवाया जाना चाहिए था? बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि किसके साथ आबिद के साथ जो ज्यादती हुई तो किसको रखा गया, फेवर किधर हुई? देखिए, हफीज़ मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है। इसके अलावा हारिस सुहेल भी कोई इंग्लैंड के खिलाफ उनको मौका दिया गया, वो भी कोई अच्छा स्कोर नहीं। जिस तरीके से हारिस ने 1 सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन यूएई की, उसी तरीके से डेब्यू सेंचुरी आबिद अली ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन यूएई की, तो दोनों का इक्वल रिकॉर्ड था। कम से कम आप अगर आबिद को ड्रॉप भी करना चाहते हैं, आप चले एजाज, अब जो टीम आगे जो सिलेक्शन हो गई है उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ हो गए हैं। यही टीम है और इसी ने ही वर्ल्ड कप खेलना है। पाकिस्तानी टीम के लिए दुआएं हैं, अब देखना यह है कि परफॉर्म कैसा कर सकते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।